बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 लेक्चर नंबर 19 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। यूनिट नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। तो उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हैं क्या। द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन डिस्क्राइब दैट हाउ विल बी डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि हम जो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं, मतलब डेटाबेस में किस तरह से डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द रूल्स एंड डेफिनेशन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। और उसके बाद ये हमें हमारा जो डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया तो स्टोर करने के रूल्स और डाटा की डेफिनेशन, जिसे हम मेटा डाटा भी नाम देते हैं, डाटा डिक्शनरी का भी नाम देते हैं। ठीक है, मतलब डाटा डिक्शनरी में क्या होती हैं, डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। तो मेटा डाटा हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, कि जो डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया है उसके मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशंस, उस डाटा की डेफिनेशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंपल अल्फाज में कि जो डाटा डेटाबेस में स्टोर किया है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हमने डाटा उसमें क्यों स्टोर किया है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है जी, लॉजिकल मॉडल हमें बता रहा होता है, या लॉजिकल हमें डिज़ाइन बता रहा है। उसके बाद हम बात करें तो ऑल एंटिटीज एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप आर डिस्क्राइब इन लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल में हम क्या करते हैं, सारी एंटिटीज़ बताते हैं कि हमारे जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसमें एंटिटीज़ कितनी है और हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उन एंटिटीज़ के दरमियान कौन कौन सा रिलेशन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में बताते हैं। इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। और जितना भी हमने डाटा डेटाबेस में स्टोर किया होता है उस सारे की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब उसकी डेफिनेशंस है, उसके रूल्स हैं, और हमने डाटा कैसे स्टोर किया, उसमें एंटिटीज़ कितनी है, उसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। इसलिए कहा गया कि ये उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जी रिप्रेजेंट एंटिटीज़, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद है जी नॉर्मलाइज द रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास उसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जी रिप्रेजेंट एंटिटीज़। एंटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिज़ाइन में, ये वैसे जब हमने ERD पढ़ा था तो तब भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ईच एंटिटी इन ER डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। के रिलेशनल मॉडल में हमारे पास जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं वो किस तरह से होती हैं जी, रिलेशन की तरह। ठीक है, एक रिलेशन मतलब जो टेबल होता है उसका दूसरा नाम है रिलेशन। इस रिलेशन से मुराद कोई ताल्लुक या राब्ता वगैरह नहीं है। अगर हम इसकी बात करें जो ये जो रिलेशन है तो इसका मतलब है टेबल। हम डेटाबेस बना रहे हैं, उसमें टेबल्स बना रहे हैं, तो टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि रिलेशनल मॉडल होता है। रिलेशनल मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम टेबल बनाते हैं और टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में हर जो टेबल होता है वो टेबल क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है, मतलब उसका दूसरा नाम रिलेशन है। तो याद रखना रिलेशन की डेफिनेशन भी बाज़ का आ सकती है कि डिफाइन रिलेशन। तो डिफाइन रिलेशन से मुराद रिलेशन मतलब वो राब्ता या कनेक्शन नहीं है, उससे मुराद है टेबल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। तो जितनी हमने एंटिटीज़ बनाई होती हैं वो हर एंटिटी क्या बन जाती है, वो एक रिलेशन बन जाती है, और एंटिटी का जो नाम होता है वही हमारे उस रिलेशन का नाम, मतलब उस टेबल का नाम बन जाता है। द आइडेंटिफायर बिकम्स द प्राइमरी की एंड अदर एट्रीब्यूट्स बिकम नॉन एंट्रीबी। तो जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे तो आइडेंटिफायर क्या बन जाएगा, प्राइमरी की, और उसके बाद जितने भी दूसरे एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स क्या बन जाएंगे, हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स। जब हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें आइडेंटिफायर जो होता है, आइडेंटिफायर असल में होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक हो। ठीक है, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो हम डिज़ाइन जब बनाते हैं ना तो उसको जब एट्रीब्यूट को हम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है ताकि जब उसका मतलब हम डिज़ाइन बनाएं हम उसका मतलब
मतलब नेक्स्ट हम जब उसके टेबल बनाएं तो हमें पता हो कि उस टेबल में हमने प्राइमरी की कौन सी बनानी है। ठीक है, उसको हम अपने डिज़ाइन में ही क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए एक डायग्राम छोटी सी अगर हम इस देखें तो एक एम्प्लाई है, ये क्या है, ये हमारी एंटिटी है। ठीक है, और एंटिटी उसके बाद हमारा क्या है जी, एम्प्लाई आईडी, ये उसका एट्रीब्यूट है, नेम उसका दूसरा एट्रीब्यूट है, एड्रेस तीसरा एट्रीब्यूट है। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले एम्प्लाई आईडी जो है उसको क्या किया हुआ है जी, अंडरलाइन क्यों किया गया, क्योंकि ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर से मुराद ये है कि जब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस एम्प्लाई आईडी को हम एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो नेम और एड्रेस इनको अंडरलाइन नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारे नॉन की एट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट हम देखें तो एम्प्लाई क्या था, एंटिटी का नाम। जब हमने उसका टेबल बनाया तो एम्प्लाई ना जो उस एंटिटी का नाम था वही हमने क्या कर दिया, उस टेबल का नाम बना दिया एम्प्लाई, और नीचे क्या किया, एम्प्लाई आईडी, नेम एंड एड्रेस, तीन उसके एट्रीब्यूट थे, वही उसकी फील्ड्स के नाम लिख दिए। ठीक है, जो उसकी एट्रीब्यूट के नाम होंगे वही टेबल में क्या होंगे, टेबल में वही जाकर उसकी फील्ड्स के नाम बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना था, सॉरी उसके लिए भूल गया, तो एम्प्लाई आईडी जो है ये प्राइमरी की है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, तो ये ताकि पता चले कि ये हमारे टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इस टेबल में। नेक्स्ट हम बात करें तो इन द अबव एग्जांपल एम्प्लॉय एंटिटी इज कवर्ड इनटू रिलेशन, कि एम्प्लॉय आईडी क्या है भाई, एम्प्लॉय आइडेंटिटी क्या है वो उसको कवर किया गया इनटू रिलेशन में। रिलेशन हमने उसका बना दिया, मतलब उसका टेबल बना दिया। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज आर फील्ड्स ऑफ रिलेशन, एम्प्लॉय आईडी इज एन आइडेंटिफायर यूज एज अ प्राइमरी की। और एट्रीब्यूट जो हैं उस एंटिटी के वो हमने क्या कर दिया, रिलेशन में गए तो फील्ड्स के नाम लिख दिए, और एम्प्लॉय आईडी जो था, जो उसका आइडेंटिफायर था, वो हमने क्या किया, वो हमने एज ए प्राइमरी की यूज़ की, और बाकी जो थे वो नॉन प्राइमरी की। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, अब हम दो टेबल्स के दरमियान, मतलब रिलेशंस के दरमियान क्या करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं। ईच रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम। ER डायग्राम में हम सारे रिलेशनशिप जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी हम ERD में बताते होते हैं। इन सम केसेस रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशंस इन होम वन रिलेशन एज प्राइमरी की एंड अदर हैव फॉरेन की। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो इनफैक्ट एक टेबल में प्राइमरी की होगी, तो वो प्राइमरी की दूसरे किसी टेबल में हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने का मकसद क्या होता है, दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाना। तो दोनों रिलेशनशिप जब हमने एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर यूज़ की, तो यहाँ पहले टेबल में क्या थी, वो प्राइमरी की वहाँ पर भी मौजूद होगी, लेकिन जब दूसरे टेबल में हम उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जाकर वो क्या बन जाएगी, वो फॉरेन की बन जाएगी। इन अदर केसेस अ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशंस एज फॉरेन की। ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं। हम नया टेबल बनाएंगे और उस प्राइमरी की को उन दोनों टेबल्स में यूज़ करेंगे जिसके साथ रिलेशनशिप करना है उसमें भी, और जो नया टेबल बनाना है उसमें भी। तो वो हमारी फॉरेन की होगी, दोनों में यूज़ होगी, न्यू टेबल में भी यूज़ होगी और दूसरे जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना था उसमें भी यूज़ होगी। बोथ एट्रीब्यूट बिकम्स द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन, और जो दोनों एट्रीब्यूट, दो मतलब एट्रीब्यूट होते हैं, एक मतलब दो एट्रीब्यूट को मिलाकर अगर हमने कोई प्राइमरी की बनाई हो तो इनफैक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है जी, इज अ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हैव सम रिडंडेंसी। मतलब जो हमने पिछला स्टेप देखा, हमने एक प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ किया जैसे फॉरेन की, या हमने एक न्यू रिलेशन बनाया और दोनों में क्या किया, फॉरेन की को इस्तेमाल किया, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें रिडंडेंसी हो सकती है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, हमारा एक ही तरह का डाटा जो है वो एक से ज़्यादा टाइम लिखा जा सकता है, जिससे हमारी स्पेस जो है वो ज़ाया होती है। मतलब अगर हम बात करें हार्ड डिस्क पर तो उसकी मेमोरी जो है वो ज़ाया होती है। तो जो रिडंडेंसी होती है उसको ख़त्म किया जाता है। डेटाबेस में अगर रिडंडेंसी होगी तो इनफैक्ट डेटाबेस अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगी। जब हम उसमें कोई अपडेशन करेंगे या उसमें एडिटिंग करेंगे या हम उसमें से कोई भी काम करने लगेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर
एनोमलीज़ पैदा हो जाएंगी। एनोमलीज़ क्या होती हैं? एरर्स, ठीक है, गलतियां हो जाएंगी। तो इस वजह से एनोमलीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि हम उस रिडेंडेंसी को, जो डुप्लीकेशन थी, उस डुप्लीकेशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बात करें, दिस रिडेंडेंसी क्रिएटेड सम टाइप ऑफ एनोमलीज़ वाइल टेबल इज़ अपडेटेड। जब टेबल को अपडेट किया जाता है तो वही रिडेंडेंसीज क्या क्रिएट करती हैं? एनोमलीज़ क्रिएट करती हैं। द रिडेंडेंसी इज़ यूज्ड टू अवॉइड दीज एनोमलीज एंड रिडेंडेंसी विल बी रिमूव्ड। और रिडेंडेंसी क्या होती है? अगर हम मतलब उसको क्रिएट कर लेते हैं तो मतलब रिडेंडेंसी क्या करती है? एनोमलीज क्रिएट करती है। और अगर हम रिडेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? वो अनोमलीज जो हैं उसको ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमने रिडेंडेंसी ख़त्म कर दी तो इनफैक्ट हमारे टेबल में से, हमारे रिलेशन में से क्या होगा? वो जो अनोमलीज थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अनोमलीज पैदा होने की वजह ही रिडेंडेंसी है। मर्ज द रिलेशन, हम क्या करते हैं? डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। इन सम केसेस देयर मे बी रिडेंडेंट रिलेशन, हम क्या करते हैं? डिफरेंट रिलेशंस को रिडेंडेंट कर देते, मतलब उनमें रिडेंडेंसी हो सकती है, तो उस रिडेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम आपस में जोड़ देते हैं। It means that two or more relation may describe the same entity type, कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, दो रिलेशंस हैं, उनमें सेम एंटिटी पाई जा रही है, सेम एंटिटी टाइप के वो दोनों हैं, और एक ही डाटा दोनों में पाया जा रहा है, एक ही तरह का डाटा, तो क्या हम करते हैं? दोनों हैं तो सेम एंटिटीज़, तो हम क्या करते हैं? उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल भी है, मैं समझाऊंगा उससे भी। द रिडेंडेंट रिलेशंस मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडेंडेंसी। और रिडेंडेंट रिलेशन जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? और रिडेंडेंट रिलेशंस में क्या किया जाता है? उनको मर्ज किया जाता है ताकि उनकी जो रिडेंडेंसी है वो ख़त्म हो सके। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन, और इसको हम व्यू इंटीग्रेशन का भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल है एम्प्लॉय 1। इसमें हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, फ़ोन है, ये तीन उसके एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉय 1 के। एम्प्लॉय 2 क्या है? उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये दूसरे के एट्रीब्यूट हैं। अब दोनों क्या हैं? दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, वो 1 है वो 2 है, तो दोनों में एट्रीब्यूट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय 1 को, एम्प्लॉय 2 को, दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। हमने दोनों को मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद हमारा ये वाला टेबल बन जाएगा। उसमें एट्रीब्यूट सारे ही लिखेंगे। एम्प्लॉय आईडी भी उसमें आ गया, नेम भी उसमें आ गया, फ़ोन भी आ गया, डेजिग्नेशन भी आ गया, और डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। ठीक है, जो सेम एट्रीब्यूट थे, उन सेम एट्रीब्यूट्स की वजह से ही क्या था? वहाँ पर रिडेंडेंसी थी। हम बात करें एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है, एम्प्लॉय आईडी वहाँ भी है, तो ये क्या है? रिडेंडेंसी है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम यहाँ भी है, एम्प्लॉय नेम वहाँ भी है, तो दोनों के दरमियान क्या है? रिडेंडेंसी है। इस रिडेंडेंसी को रिमूव कर देंगे। 2 दफ़ा हमने नेम और आईडी लिखा हुआ है, तो उस दोनों को हम क्या करेंगे? एक ही दफ़ा जस्ट लिखेंगे। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ गया, नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ। अब इनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही। ठीक है, रिडेंडेंसी नहीं है। हमने क्या किया? दोनों टेबल्स को मर्ज किया, जिससे हमारी रिडेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।